हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। ये 11th क्लास का चैप्टर 1 है। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन की थी। देखो, ये खाली 11th का नहीं है, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है और सिलेबस में भी मेंशन किया होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला लिविंग वर्ल्ड की सबसे पहले बात है कि देखो, अगर हम बात करें, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा, कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, की लिविंग होती क्या है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी रहेंगी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले द अर्थ, जो अर्थ है वो सर्व्स एज ए होम है फॉर द डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ाए जा रहे हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, इंसेक्ट से लेके आपके एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स भी इसमें आते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, ओशंस में, फ्रेश वाटर्स में, बॉडीज में, हॉट स्प्रिंग्स में, पोलर रीजन्स में और ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ में। तो लिविंग बीइंग थिंग्स possesses the certain characteristics which makes them living. क्लियर? तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बता रही हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें, ग्रोथ है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन मास होगा। ठीक है, कोई चीज है वो क्या हो रही जा रही है, बड़ी कैसे होगी, वो इंक्रीज हो रहा है मास में, या तो एक्सटर्नल या तो बाय मीन्स ऑफ इंटरनल। रिप्रोडक्शन हो रही है, अब रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस नहीं करता है ना। कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शन आउटसाइड अवर बॉडी, इन दैट अकर इनसाइड अवर बॉडी। जैसे कि इसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब आ जाते हैं। जो हम खाते हैं पहले वो चीजें मिलती हैं, एक एक छोटी छोटी चीजें मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनती हैं, वो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाता है ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके। पहले एनर्जी बनाते हैं एनाबॉलिज्म में, और फिर कैटाबॉलिज्म आता है दूसरा, जिसमें वो एनर्जी रिलीज करते हैं। मतलब कि चीजों, कोई कम्प्लेक्स चीज है उसको वो स्मॉल स्मॉल चीजों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखो, यानी कि कॉन्शियसनेस भी किसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अब जल्दी से हम पढ़ते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कौन सी आती है, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होगा, देखो ग्रोथ में क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है मास का। कैसे, इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल में कैसे हो रहा है, क्योंकि उनका जो इंडिविजुअल के जो सेल है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन। कैसे होती है, सेल डिवीजन आर इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सेल डिवीजन बेसिकली होता क्या है कि 1 से 2 का सेल बनना, 2 से 4 का मल्टीप्लिकेशन होती रहती है सेल्स की, एंड इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। क्लियर? Growth occurs continuously throughout the life in plant also, whereas in animals it occurs in only certain age. ठीक है, सेल की डिवीजन तो थ्रू आउट द लाइफ रहती है, लेकिन ग्रोथ क्या है, देखो ग्रोथ में क्या, जो प्लांट है वो तो थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करता रहता है, लेकिन एनिमल्स की क्या रहती है, या तो ह्यूमन बीइंग्स में भी सर्टेन एज रहती है, उसके बाद हम ग्रोथ नहीं करती, हमारी हाइट नहीं बढ़ती। सो इन यूनिट, लेकिन इसके अलावा देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। However, growing in certain body parts, human beings like हम नेल्स काटते हैं फिर से रीग्रो हो जाते हैं, हेयर्स को ले लो, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल्स, उसकी जगह फिर सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बन जाते हैं। तो ये थ्रू आउट अक्कर करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम यूनिसेलुलर की ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनकी ग्रोथ को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं बाय सिंपल काउंटिंग नंबर ऑफ सेल इन विट्रो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की, लाइक माउंटेन्स, बॉर्डर, सैंड डून्स, ऑल्सो ग्रो इन साइज। ये भी क्या करते हैं, ग्रो इन साइज करते हैं। लेकिन देखो नॉन लिविंग का क्या रहता है, वो ग्रो कर रहा है, लेकिन इंटरनल तो वैसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा ना, कि जैसे कि सेल है, कोई एक के बाद एक ग्रो करता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसा कोई फंडा नहीं होता ना वहाँ पे सिंपल है कि ग्रोथ कैसे होगी, कुछ एक्सटर्नली मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएगा। माउंटेन ही कैसे होगी, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह कैसे वो ऐड ऑन होता जाता है, ठीक है। जो मास है उसका एक्सटर्नली
एक्यूमुलेट हो रहा है किसी कारण, सैंड के कारण, जो पार्टिकल्स हैं या मटेरियल है वो मूव ऑन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके कारण उसकी ग्रोथ हो रही, ना कि कुछ उसमें ऐसे कुछ लिविंग है कि उसके कारण उसका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, राइट। सो द ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल, बाय द ग्रोथ इन नॉन लिविंग ये कैसी रहेंगी, एक्सटर्नल। एंड इट इज नोटेड दैट जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करता, वो क्या करेगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी ग्रो। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज ऑल्सो वन एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है कि एक प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है, किससे, अपने पेरेंट्स से, और वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स की तरह। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग में तो नहीं ऐसा होता ना कि सपोज एक टेबल है तो उसका रिप्रोड्यूस होगा टेबल वैसा ही, नो, ठीक है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल्स की बात करो, तो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब यहाँ पे इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम आगे एनिमल्स, हायर एनिमल्स आगे, ह्यूमन बीइंग्स आगे, इनमें क्या होगा, एसेक्सुअल, कि दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस बाय, लेकिन देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी हैं जो कैसे, बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस होंगे, मतलब कि वहाँ पे सिंगल गैमेट भी, सिंगल पेरेंट भी एनफ है उनकी प्रोजेनी को चलाने के लिए। तो सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, जैसे कि फंजाई की आगे, ये स्प्रेड करता है, मल्टीप्लाई करता है बाय, कैसे, इसमें इसके पास क्या रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं, ठीक है, स्पोर्स रहते हैं, और वही स्पोर्स होते हैं, वही एक कंप्लीट आपका फंजाई, न्यू फंजाई में बन जाता है। तो सम फंजाई द फिलामेंटस एल्गी, the protonym of mosses multiply by fragmentation। और इसके अलावा कुछ फिलामेंटस एल्गी होते हैं, और कुछ मॉसेस होती हैं, वो कैसे मल्टीप्लाई करती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि कोई चीज है, ब्रेक डाउन हो गई फ्रेगमेंट्स में, क्लियर, कोई चीज है, सपोज कोई चीज है वो ब्रेक डाउन हो गई, यहां से उसका पार्टीशन हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गए दो में, क्लियर। अब ये दो फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, ये दो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए, क्लियर, अलग अलग हो गए। अब ये दो फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, अब खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेंगे बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल, सेल डिवीजन होगी इनमें, और ये दो में डिवाइडेड हो जाएंगे, या कितने भी उनके फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड हुए, क्लियर। तो ये होता है प्रोसेस किसका, फ्रेगमेंटेशन का। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद हम अगर ईस्ट की और अगर हम हाइड्रा की बात करें, उसमें कैसा रहेगा, उसमें सिंपल है, उसमें क्या होगा कि बाय द मीन्स ऑफ बर्ड, कि बर्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, और वो बर्ड ही फिर अलग हो गए पेरेंट बॉडी से, क्या करेगा, अलग से, सपोज अगर हम इसकी बात करें, ये बर्ड बना, क्लियर। अब ये बर्ड क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब इसने इसका जेनेटिक मटेरियल तो लिया ना इस बर्ड ने अपने पेरेंट का, ठीक है, और इसमें यहाँ पे उसके बाद ये डिस्टैच हो गया अपने पेरेंट से, और उसके बाद ये रीग्रो करके क्या बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, क्लियर, एक कंप्लीट क्या बनेगा, ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जो भी ये होगा। सो ये होता है प्रोसेस किसका, बर्डिंग में, और ईस्ट में भी ऐसा ही होता है। अब प्लानेरिया में देखो, प्लानेरिया में क्या रहता है कि प्लानेरिया के जितने फ्रेगमेंट्स में वो टूटेगा ना, उतना ही वो जो उसकी बॉडी है वो रीजनरेट हो जाएगी, उसकी रीजनरेशन हो जाएगी, और वो ग्रो कर देगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। सपोज अगर उसके दो पार्ट्स हो गए हैं, तो वो दो पार्ट्स अलग हो गए, फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, वो दोबारा पूरा एक प्लानेरिया बना देंगे। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, ये भी किसके आगे, are reproduced by increasing number of cells through cell division, clear. Some organisms like moles, sterile, worker bees
weeks, infertile human couples do not reproduce, hence the reproduction cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism। मतलब कि देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम characteristics की बात करें living organisms की, ये बेसिकली डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग में डिवाइडेड है। नॉन डिफाइनिंग में आपके दो आते हैं, एक आता है आपका ग्रोथ, एक आता है ग्रोथ एंड सेकंड वन इज योर रिप्रोडक्शन। देखो ग्रोथ में हमने क्या देखा, ग्रोथ तो नॉन लिविंग बीइंग्स की भी हो रही है, चाहे वो एक्सटर्नली हो रही है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं हो गया खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो एक डेफिनेट तो नहीं हुआ, तो इट इज अ नॉन डिफाइनिंग। और उसी तरह से अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कुछ कैसे कर रहे हैं, जैसे कि कुछ तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल कपल्स होंगे, दे आर इनकैपेबल टू फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो दिस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि आते तो ये भी सारे किसमें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है ना, इनफर्टाइल कपल हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, आते तो ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म इन शॉर्ट ये, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, पहले उसका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स चीजें बन जाती हैं, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है। देखो जब कुछ चीज असेंबल होती है वो क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती है, और जब वो असेंबल की हुई चीज, एक कॉम्प्लेक्स चीज ब्रेक डाउन हो जाती है, तो जब ब्रेक डाउन होगी तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसमें दो प्रोसेसेस आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। देखो एनाबॉलिज्म क्या रहेगा, एनाबॉलिज्म होगा, हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। कैटाबॉलिज्म को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव, ये क्या कर रहा है, चीजों को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मेटाबॉलिज्म और ये कहाँ होते हैं, इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, होते हैं। इट इंक्लूड्स टू स्टेजेस। एनाबॉलिज्म पहली होगी कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस आर बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिंपल वन, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। एंड कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन एंड रिलीज करता है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट ये हमारी बॉडी में CO2। तो hence metabolism can be considered as a defining feature of all living organism without any exception। अब हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म की हम बात करें, इट इज द सम ऑफ टोटल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, और अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ टोटल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। सिंपल substances are formed from the simple ones, एनाबॉलिज्म में complex substances are formed from the simple ones, कैटाबॉलिज्म में क्या रहेगा, simple substances are formed from the complex one। एनाबॉलिज्म में क्या रहेगी, एनर्जी स्टोर रहेगी, कैटाबॉलिज्म में क्या रहेगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म में क्या रहेगी, एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, एंड कैटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज, वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। जो वायरस है वो उनको कंसिडर किया जाता है एज ए नॉन लिविंग, बिकॉज दे डोंट नीड एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती कि परफॉर्म करें वो अपनी एक्टिविटीज के लिए। तो मेटाबॉलिक, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑल टुगेदर एब्सेंट इन देम। तो वायरस में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि दीज आर द नॉन लिविंग। ये देखो ये नॉन लिविंग होता है जब ये बाहर है, जब इनसाइड आता है किसी बॉडी में तो ये कैसा होता है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है। क्लियर? सो बेसिकली वायरसेस आर नॉन लिविंग। बड़ी बार ऐसा MCQ आपको आ सकता है कि वायरस बताओ क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, कैसा है, तो वायरसेस आर नॉन लिविंग। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सेलुलर है, अब कोई भी बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल से। तो सेल्स आर द building blocks of the living things, whether plants, animals or human beings के बारे में बात करें, the unicellular organisms कैसे होंगे, लेकिन दो टाइप के होते हैं ना सेल, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से, इनमें खाली सिंगल टाइप होता है, सिंगल सेल रहता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर की एग्जांपल की बात करें तो कौन सी होगी, अमीबा हो गई आपकी, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें हम तो इसमें क्या हो गए, प्लांट्स आ गए, हम ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स आ गए। तो द सेल्स कंटेन, तो सेल्स के पास बेसिकली क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनील, ये आ गया इनसाइड द सेल विच परफॉर्म सर्वर एक्टिविटी। और देखो हर एक सेल ऑर्गेनील क्या करता है, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है एट द सेलुलर लेवल एंड रिजल्ट इनटू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और वेरियस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हर ऑर्गेनील इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्शियसनेस, अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉन्शियसनेस की, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एक्सीलेंट एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, ताकि हम सेंस कर सकें एनवायरनमेंट को। दे रिस्पॉन्ड्स टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। जैसे कि हम देखो, अब अगर हम बात करें, हमें लाइट, हम किसी लाइट वाले कमरे में जाएं, ठीक है, तो हमें पता होगा हम जल्दी से हमारी जो आंखें होंगी वो क्या करेंगी, बड़ी तेज लाइट होगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, यहाँ तो बंद हो जाएंगी। तो अगर इसी तरह से हर एक मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स का हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, आग होगी तो हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है उससे क्या होगा, हमें हार्म हो सकता है। तो दिस ऑल द अबर कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसको हम बोलते हैं वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर लाइट, वाटर, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी, हमें बहुत गर्मी या सर्दी, टेम्परेचर कम हो जाए तो हमें सर्दी लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। पॉल्यूटेंट्स, other organisms, light duration, photo periods affects the many seasonal breeders, plants as well as animals। देखो जो लाइट ड्यूरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी कुछ जो प्लांट्स है वो लाइट के एब्सेंस में ज्यादा ग्रो करते हैं। All living things responds to chemicals that entering their body, clear। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, कोई भी केमिकल है केमिकल की फॉर्म में उसकी बॉडी में आ जाए तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। ह्यूमंस आर सुपीरियर टू ऑल लिविंग, लेकिन जो ह्यूमंस है वो सुपीरियर है ऑल लिविंग बीइंग्स थिंग्स से, हैव देयर एडिशनल एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस, उनके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी है सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिटेक्ट करने की है। हाउएवर देयरफॉर कॉन्शियसनेस कैन आल्सो सेड टू बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। देखो अगर नॉन डिफाइनिंग की हम बात करें, जितनी भी हमने पढ़ी है उसमें खाली दो ही आती हैं, कौन कौन सी, आपकी ग्रोथ एंड योर रिप्रोडक्शन। बाकी जो भी है, कॉन्शियसनेस आ गया, आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मेटाबॉलिज्म आ गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर नेक्स्ट है, तो ये सारे क्या हैं, आपकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, क्लियर। तो हाउएवर इन लिविंग बीइंग्स इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी लिविंग बीइंग्स में तो थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखो जब पेशेंट है वो कोमा में है, उसका तो कोई सेंस ऑर्गन कॉन्शियसनेस तो काम नहीं करेगी ना, ठीक है। लाइंग इन कोमा सपोर्टेड बाय मशीन दैट रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स एंड ब्रेन दैट डिड विद नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्लियर। So exceptions are always there, sometimes and sometimes may not be। So ठीक है, next देखो body organization। body organization से हम बात करेंगे, the body of living organism is organized as several component and sub components cooperate with each other for the functioning of the whole body, clear। अब देखो अगर हम बात करें, सीधे सेल ऐसे तो नहीं बन गया ना। सबसे पहले अगर हम बात करें एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बनाते हैं, हमारे एटम्स बनाते हैं। एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स, दीस आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब ये क्या बनाएंगे, लिविंग कंपोनेंट्स, ये बनाएंगे मिलके सेल्स, सेल्स बनाएंगे टिश्यूज, टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन बनाएंगे हमारे ऑर्गन सिस्टम, और ये सारा हमारा ऑर्गन सिस्टम बना के क्या बनाएगा, हमारा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर द सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से, एंड थैंक यू।